वेलकम, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पे। डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की हमारी कक्षा में दिनांक 13 और 14 नवंबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, जो कि इस महीने का प्रश्न संख्या 43 भी है। तो दोस्तों, मिशन सागर के बारे में आपने पढ़ा होगा, और मिशन सागर के दूसरे चरण के तहत जो हमारी भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी के पोत एरावत ने किस एक देश के लिए हाल ही में खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका आंसर होगा जिबूती। तो मिशन सागर द्वितीय की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं जहाँ बताना चाहूँगा आपको मिशन सागर प्रथम के बारे में भी, और इसीलिए प्रश्न मैंने लिया है। मौजूदा मानवीय सहायता मिशन सागर 2 के तहत भारतीय नौसेना का पोत एरावत 10 नवंबर 2020 को जिबूती में पोर्ट ऑफ जिबूती पहुंचा। दोस्तों, इसकी शुरुआत कोविड 19 के दौरान हुई थी, और भारत सरकार द्वारा कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए जितने भी विदेशी राष्ट्र हैं जो हमारे आसपास हैं, खास करके हिंद महासागर क्षेत्र में, उन्हें मित्रवत सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था। और इसी क्रम में आईएनएस एरावत ने जिबूती के लोगों को ये खाद्य सहायता पहुंचाई है। इससे पहले मिशन सागर द्वितीय को जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण सागर, ठीक है, ये है SAGAR। तो ये जो सागर है, सागर एक तरह की पहल है जो प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू की गई है, और यह है जो है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने का काम करती है। अर्थात ऐसे छोटे देश जो अपने आप में सक्षम नहीं है, उनको न केवल सुरक्षा प्रदान करना बल्कि उनके विकास में भागीदारी करना भी इसमें सम्मिलित है। और इस समुद्री क्षेत्र में, अर्थात जो हिंद महासागर का मुख्य क्षेत्र है, इस समुद्री क्षेत्र में पहले उत्तरदाता के रूप में भारत की स्थिति को एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में प्रदर्शित करने का काम भी इसमें किया जाता है। अर्थात जैसे हम एक बड़े भाई के रूप में भारत को देख सकते हैं, वह अन्य देशों के लिए इस तरह से काम करता है। यह मिशन भारत द्वारा उसके समुद्री पड़ोसियों के साथ रिश्तों के महत्व को भी रेखांकित करता है, तथा मौजूदा संबंधों को और मजबूती, क्योंकि अगर भारत उनको ऐसी आपदाओं में मदद करता है तो निश्चित रूप से उनका विश्वास बढ़ता है, और आने वाले समय में भारत को भी जो है अलग अलग मोर्चों पर इनका समर्थन मिल पाता है। 10 मई 2020 को पहले चरण की शुरुआत की गई थी, और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड 19 संबंधी सहायता इसमें मिली थी। इसमें आईएनएस केसरी का पहली बार प्रयोग किया गया था, और मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस तथा सेशेल्स जैसे जो द्वीपीय देश हैं, इन सभी को जो है यहाँ पर मदद प्रदान की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, क्या नाम है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को किया गया, और आपको बताना ये किस राज्य में स्थित है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मध्य प्रदेश में स्थित जो हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क भी है और पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। अभी इनमें अंतर मैं आपको बता दूंगा। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको सम्मिलित किया गया है किसमें? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसे सम्मिलित किया गया। अब ये क्या है, WNBR क्या है, ये समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, स्थानीय स्तर पर एक बड़े क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, एक से अधिक जो हमारे पार्क्स और टाइगर रिजर्व होते हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप से एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में 18 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जिसमें एक जैसी इकोलॉजी वाले बड़े क्षेत्रों को एक साथ बायोस्फीयर का दर्जा दे दिया जाता है, जिसमें 2 या 3 अभ्यारण्य हो सकते हैं, कोई नेशनल पार्क हो सकता है, वो सभी सम्मिलित रूप से होते हैं। और इसमें आपने पढ़ा होगा कोर एरिया और बफर एरिया जैसे एरियाज होते हैं, जहाँ कुछ एरियाज तो बिल्कुल निषिद्ध होते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, जबकि कुछ एरिया में एक्टिविटीज़ को सहमति प्रदान होती है। ये बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में काम करते हैं, और इन्हीं बायोस्फीयर रिजर्व में से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को हमारा जो यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा उनको मान्यता दी जाती है।
तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो हमारा यूनेस्को है, उसके द्वारा अपने एमएबी प्रोग्राम है, मैन एंड जो एमएबी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ऑलरेडी नोटिफाइड है भारत में, उसे घोषित किया गया है। अगर हम बात करें तो पीबीआर पंचमढ़ी और अमरकंटक, देखो पीबीआर जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसे पंचमढ़ी और अमरकंटक जो दो बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, उनके बाद में तीसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में केन नदी के किनारे स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क को वर्ष 1994 में सम्मिलित किया गया था भारत के 22वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में, और फिर इसमें प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व को भी शुरू किया गया। अभी इसमें बात करें तो इसमें पन्ना नेशनल पार्क है, गंगऊ अभ्यारण्य है और केन घड़ियाल सेंचुरी है। तो तीनों अभ्यारण्य मिलाकर के पूरे क्षेत्र जो है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को बनाता है। तो आप अगर इसका चित्र देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर ये तीनों एरियाज को इसमें सम्मिलित किया है। जो डार्क कलर एरिया दिख रहा है ये आपका कोर एरिया है 792 किलोमीटर का। उसके बाद में जो आप थोड़ा सा कम डार्क एरिया देख रहे हैं, बिल्कुल लाइट एरिया, वो बफर जोन है। और उसके बाद जो ग्रीन एरिया है वो आपका ट्रांजिशन एरिया माना जाता है। तो ये तीन एरियाज हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। भारत सरकार ने एक विशिष्ट राष्ट्रीय उद्यान या पशु अभ्यारण्य की तुलना में बड़े आवास क्षेत्र की रक्षा के लिए ऐसे बायोस्फीयर की स्थापना की है। और ये हमारी जो IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसकी जो 6 अलग अलग श्रेणियां हैं उनमें से श्रेणी 5 के अंतर्गत आता है। तो IUCN की श्रेणी 5 संरक्षित क्षेत्रों के अनुरूप इसको माना जाता है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 यूनेस्को मेन और बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है उसका हिस्सा है, जो कि 1971 में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य मूल रूप से मनुष्य और वातावरण के बीच में एक संतुलन स्थापित करना था। तो भारत की कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व आप देख सकते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा नीलगिरी था, जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित किया गया था। और उसके बाद एक के बाद एक बहुत से क्षेत्रों को किया गया। अंतिम 2018 में कंचनजंगा को, और उसके बाद में 2020 में अब पन्ना को भी सम्मिलित कर लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हाल ही में गुजरात में कुछ अनुसंधान किए गए वाडिया संस्थान द्वारा, और वहाँ पर मिले जीवाश्म के अनुसार निम्नलिखित में से किन जीवों के भारतीय उत्पत्ति के आधार प्रस्तुत किया, अर्थात इन जीवों की उत्पत्ति भारत में हुई है। तो आंसर होगा गेंडा और घोड़ा। तो गेंडा और घोड़ा जो है इसकी उत्पत्ति के लिए बताया गया है कि ये भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। और ये किसने किया? वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के विज्ञानियों ने। तो उन्होंने जो है लगभग 5 करोड़ साल पुरानी जीवाश्म खोजे हैं। जीवाश्म की खोज गुजरात के सूरत जिले में ताड़केश्वर स्थित लिग्नाइट की खदान के पास किए गए। खोज में अमेरिका और बेल्जियम के वैज्ञानिकों को भी सम्मिलित किया गया और वहां पर जो है इसके बारे में हमें पता चला है। वहां घोड़े और गेंडे के अलावा टेरिट, जिसे एक सूंड वाला प्राणी माना जाता है, उसके भी जीवाश्म वहां पर मिले हैं। और ये जो प्राणी थे इनका आकार उस समय कुत्ते के आकार के बराबर था, जो आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ता गया। मौसम उस समय शुष्क नहीं था और ज़्यादातर जिन प्राणियों के जीवाश्म मिले वो ज़्यादातर शाकाहारी। तो आप जानते हो घोड़ा और गेंडा शाकाहारी हैं, और ऐसे जीव वहीं पर मिलेंगे जहाँ घास ज़्यादा हो। तो जहाँ पर शुष्कता होगी वहाँ घास कम होती है। तो शाकाहारी प्राणियों का वास स्थल वहीं पर होता है जहाँ वनस्पति और साफ पानी पर्याप्त मात्रा में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रक्षा क्षेत्र में हाल ही में DRDO द्वारा QRSAM प्रणाली जो है उसका टेस्टिंग किया गया। QRSAM का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक मध्यम रेंज की एक मिसाइल है, और हाल ही में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली ने मध्यम रेंज और मध्यम ऊंचाई पर एक पायलट रहित लक्ष्य विमान पर सीधा प्रहार करके एक बड़ा मील का पत्थर पार किया। इसका मतलब समझिए आप, ये धरती पर से अंतरिक्ष में आक्रमण करती है किसी भी एरियल व्हीकल पर, अर्थात हो सकता है ये कोई बाहर से आने वाली मिसाइल हो सकता है ये कोई ऐसा विमान को नष्ट करने वाली मिसाइल हो जो कि दुश्मन के टोही विमानों को या फिर आक्रामक विमानों को नष्ट कर सकती है। ये मिसाइल सभी मौसम में सभी इलाकों में चलती है
और विमान के रडार द्वारा जाम करने के खिलाफ इलेक्ट्रिक काउंटर उपायों से लैस है। मतलब अगर विमान का रडार इसको धोखा देने का प्रयास भी करता है तो ये उसे तोड़ सकती है। मिसाइल को 13 नवंबर को जो है टेस्ट किया गया। मिसाइल एकल चरण वाले ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा प्रक्षेपित की गई है और इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस मिसाइल को 6 कैनेस्टराइज्ड मिसाइलों को ढोने में सक्षम मोबाइल लॉन्चर के सहारे लाया जा सकता है, अर्थात एक साथ 6 मिसाइलों को इसमें लॉन्च करने की क्षमता है एक व्हीकल से। तो ये देख सकते हैं चित्र में कि किस तरह से इस मिसाइल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। लगातार प्रकृति संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी क्रम में एक संस्थान द्वारा हाल ही में फ्लाई ऐश, जो कि कोयले को जलाने के बाद बनने वाली राख है, उससे जियो पॉलीमर एग्रीगेट बनाया गया और यह है एनटीपीसी लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पूरे देश भर में जो है थर्मल पावर के उत्पादन के लिए उत्तरदायी एक संस्थान है और इसने अपने जो पावर संयंत्र हैं उनमें इस तरह के कार्य को अंजाम दिया है। तो भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक और बिजली मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड ने यह कमाल किया है। दोस्तों एनटीपीसी ने हाल ही में इस सीमेंट का उपयोग अलग अलग स्थानों पर किया है, चाहे वो ब्रिक्स बनाने में हो, चाहे वो सड़कें बनाने में हो या किसी अन्य उपयोग में। आप लगातार इसे पढ़ते रहे। इसी क्रम में अब जियो पॉलीमर एग्रीगेट भी विकसित किया गया। एग्रीगेट क्या होता है? आपने देखा होगा कि छत जब हम डालते हैं तो छत में डालने के लिए हमको रोड़ी की जरूरत पड़ती है, रोड़ी जिसको आप बोलते हो टुकड़े, और रोड़ी जो है वो बनती है पत्थर को तोड़कर। तो पत्थर के खनन की आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन अब क्या होगा, प्राकृतिक एग्रीगेट के स्थान पर इसका प्रयोग अगर हम करेंगे, इससे बनने वाले एग्रीगेट का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, न केवल ये एग्रीगेट जो है पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा क्योंकि हमें खनन नहीं करना पड़ेगा, दूसरा जो प्रदूषण की समस्या इसकी वजह से आ रही थी वो भी खत्म होगी, और तीसरा ये एग्रीगेट ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस एग्रीगेट से ज़्यादा मात्रा में बेहतरीन बिल्डिंग्स बनाने में मदद मिलेगी। तो भारत में हर साल लगभग 258 MMT राख या फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है और इसमें से लगभग 78% राख का उपयोग होता है। शेष राख डाइक में जमा रहती है और इसी राख का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं। इस अनुसंधान परियोजना में 90% से अधिक राख का उपयोग करके एग्रीगेट का उत्पादन किया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, जियो पॉलीमर एग्रीगेट पर्यावरण अनुकूल है और इनमें किसी तरह की सीमेंट भी नहीं मिलानी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से चूना पत्थर और इनकी बचत भी हमारी हो पाएगी। जियो पॉलीमर एग्रीगेट कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और इसके साथ साथ पानी की खपत भी कम होगी, क्योंकि सीमेंट से बने एग्रीगेट जो हैं उनको लंबे समय तक पानी से बार बार जो है पानी का छिड़काव उन पर करना पड़ता है, तभी जाकर वो तैयार हो पाते हैं। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अर्थात ITRA कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा जामनगर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन्वंतरि दिवस के अवसर पर, जो आयुर्वेद दिवस भी है, 13 नवंबर को इसे मनाया जाता है और पिछले 2-4 सालों से इसे मनाया जा रहा है। तो जो धन्वंतरि जयंती है 13 नवंबर को, उसी अवसर पर 2 आयुर्वेदिक संस्थानों की जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो 2016 से धन्वंतरि जयंती जो है उसको मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जिन संस्थान है उनको शुरू किया है, उसमें एक तो आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान ITRA है जो जामनगर में है, और दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिलेगी। NIA की बात करें तो NIA जो है ये जयपुर में है और एक ऐसा आयुर्वेद संस्थान है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। NIA की 175 वर्ष से पुरानी समृद्ध विरासत है और ये केवल आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहा है, जबकि जो जामनगर का है वो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिषद में 4 अन्य आयुर्वेदिक संस्थानों को जोड़कर बनाया गया। ये आयुष क्षेत्र में है और पहला संस्थान है जिसे राष्ट्रीय संस्थान का भी दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने चर्चा की। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे सभी करंट अफेयर्स, जिनमें आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें देखने को मिलती है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।